आपसी सहमति नहीं बनने के बाद कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन की तरफ से लोकसभा स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार तो खड़ा कर दिया, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। 18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में इंडी गठबंधन के भीतर फूट पड़ गई है। लोकसभा स्पीकर चुनाव में कांग्रेस के एक तरफा फैसले ने गठबंधन के दो बड़े दल एनसीपी और टीएमसी को नाराज कर दिया। टीएमसी ने तो नाराजगी का खुलकर इजहार भी किया। टीएमसी ने लोकसभा स्पीकर पद के प्रत्याशी के सुरेश को कांग्रेस का उम्मीदवार बता दिया था। ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के भीतर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई चर्चा नहीं की। टीएमसी की नाराजगी के बीच शरद पवार के एक बयान ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने के सुरेश की दावेदारी से खुद को अनभिज्ञ बता दिया। पवार ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष को स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमेशा से यह पद सत्ताधारी दल के पास ही रहा है। वहीं सुरेश की दावेदारी पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता पक्ष से सहमति नहीं बनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्ष के सभी दलों से बात की है, जिसके बाद हमने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया था। इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में अभी 237 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस की 98, सपा की 37, तृणमूल की 29, डीएमके की 22, शिवसेना की 9, एनसीपी की 8, आरजेडी सीपीएम की 4 और आप जेएमएम-आईयूएमएल की 3 सीटें शामिल है। इसके अलावा 9 छोटे दलों की 14 और 3 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन इंडिया गठबंधन को प्राप्त है। एनडीए के पास 296 सांसद है। लोकसभा में अगर टीएमसी और एनसीपी समर्थन नहीं करती तो इंडिया गठबंधन को सीधे तौर पर 36 सीटों का झटका लग जाता। फिलहाल ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव इस पद के लिए रखा। एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इसके बाद ध्वनि मत से उन्हें इस पद के लिए चुन लिया गया। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उनके साथ आसन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि फिर एक बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। उन्होंने कहा यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको मेरी और इस पूरे सदन की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में लगातार चौथे दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बिना किसी बात के लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करने का मन बना चुके इंडी अलायंस के दलों ने बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश की। अपने अभिभाषण की शुरुआत राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देकर की। राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला को भी बधाई दी और सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर से चुनाव की आई तस्वीरों को सुखद बताते हुए कहा कि इस बार घाटी में दशकों का रिकॉर्ड टूटा है। हमने जम्मू कश्मीर में हड़ताल का दौर देखा है। कम मतदान को दुश्मन कश्मीर की राय के रूप में वैश्विक मंचों पर उठाते थे। 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक भ्रष्ट नेता को बचाने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन के भीतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान जब नई शिक्षा नीति एवं पेपर लीक, संविधान, इमरजेंसी और नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय विपक्षी सांसदों ने नीट नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति को विपक्षी सांसदों को सुनिए सुनिए तक कहना पड़ा।
राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के बजाय सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने एक भ्रष्ट नेता को बचाने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को रिहा करो जैसे नारे लगाए। प्रीति अग्रवाल नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार और उसी समय एक भ्रष्ट को बचाने के लिए हंगामा। आम आदमी पार्टी ने देश का अपमान किया है और दिल्ली का नाम खराब किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सदन में अपने अभिभाषण के दौरान मोदी सरकार 3.0 के विजन को सबके सामने रखा। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल देश के संविधान पर सीधा हमला था। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय संविधान ने पिछले दशकों में कई प्रकार की चुनौतियां झेली है। इसके बाद भी संविधान की जीत हुई और आज भी संविधान बचा हुआ है। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव के बाद नई संसद का पहला सत्र आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ। इसके बाद लोकसभा में एक ऐसा मौका आया जब स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को जबरदस्त डांट लगा दी। स्पीकर ओम बिरला का दीपेंद्र हुड्डा को डांट लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर शपथ ले रहे थे। उन्होंने शपथ के बाद जय हिंद, जय संविधान का नारा लगाया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने भी जय संविधान के नारे लगाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पहले से ही संविधान की शपथ ले रहे हैं, तभी बुरी तरह बौखलाए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अध्यक्ष को इस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किस पर आपत्ति, किस पर नहीं, सलाह मत दिया करो। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि क्या आप देश के संसद में भी जय संविधान बोलना गलत हो गया है? देश की जनता फैसला करेगी कि संसद में जय संविधान बोलना गलत है या जय संविधान बोलने वाले को टोकना गलत है। इसे लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आपत्ति जताई है। प्रियंका ने कहा कि भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की आपत्ति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा, संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्ष के सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। वहीं आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले से ही सबसे बड़ा मुद्दा संविधान को लेकर ही बनाया जा रहा है। कहीं कुछ सांसद संविधान को हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ सांसद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी संविधान के साथ ही नजर आए। सत्र के पहले दिन ही प्रोटेम स्पीकर के चुने जाने को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान भी संसद के अंदर प्रवेश करते समय भी सभी के हाथ में संविधान थी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भद्दा मजाक। उनकी कदकाठी रंग रूप के आधार पर अफ्रीकी चीनी कहकर मजाक उड़ाने पर सेम पित्रोदा को मई में उसे पार्टी से बाहर निकालने का ढोंग करने वाली कांग्रेस ने उसे फिर से ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। यानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में मिर्च झोंक दिया गया है। कांग्रेस आला कमान ने सेम पित्रोदा में ऐसा क्या देख लिया है कि बार बार उन्हें ही इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त कर रही है। किसी युवा नेता को भी मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी सेम पित्रोदा विवादित बयान देकर कांग्रेस पार्टी को हमेशा मुश्किलों में डालते रहते हैं। सेम पित्रोदा को एक बार फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से सेम पित्रोदा को यह जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस सेम पित्रोदा को कुछ दिन के बाद बहाल कर देगी। अब कांग्रेस ने ऐसा ही किया है और पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान
सैम पित्रोदा ने दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी और पूर्वोत्तर भारत के लोगों की तुलना चीनी लोगों से कर दी थी। पित्रोदा ने ये भी कहा था कि पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखाई देते हैं, वहीं उत्तर में लोग गोरे जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर हंगामा मचने के बाद उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। चुनाव खत्म होने के बाद फिर से उन्हें यह जिम्मेदारी दे दी गई है। सैम पित्रोदा के विवादित बयान से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि सैम पित्रोदा ने भारत की अनेकताओं को जो उपमान्याएं दी हैं वो बिल्कुल गलत और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से खुद को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगते हैं। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उसके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इन चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, ना कि सिर्फ अमीरों के हित में हो। एक तरफ राहुल गांधी को कोर्ट से झटके पर झटका लग रहा है तो दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 2010 में वाराणसी में दर्ज गैंगस्टर एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय के खिलाफ वाराणसी की एक अदालत में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। राय के खिलाफ यह कार्यवाही 2010 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में शुरू की गई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की एक अवकाशकालीन पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राय द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई के लिए निर्धारित की है। मामले में प्राथमिकी 26 मार्च 2010 को भानु प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने वाराणसी के चेतगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। राय हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पराजित हुए हैं। हाई कोर्ट ने राय और 4 अन्य के द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है और 9 गवाहों की गवाही हो चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा था, हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी इसे उपयुक्त अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए था। यह स्पष्ट है कि अर्जी दायर करने में बहुत अधिक और अनुचित देरी हुई है तथा मुकदमे में इस समय कार्यवाही को रद्द करना पूरी तरह से अवांछनीय है। वहीं सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान मामले में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान जज ने कांग्रेस सांसद के वकील से उनके बारे में पूछा। वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि आज बुधवार लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है, इसलिए वह उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने 2 जुलाई को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया था। अदालत ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। उसके बाद पहली तारीख 2 मार्च थी, फिर 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून थी। लेकिन राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी तरफ से वकील काशी शुक्ला अर्जी दे रहे हैं। राहुल के अदालत में बयान दर्ज होने हैं।
पिछले साल 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई थी। सूरत कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा निलंबित होने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के माध्यम से लोगों के नजर में आए, जो इंसान एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जो कहता था ऐसे लोगों को जेल भेजो, सजा सुनाओ, आज वही इंसान सत्ता के लालच में भ्रष्टाचारी बन गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है और पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, अब सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की अर्जी पर यह आदेश पारित किया है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग करने वाली सीबीआई की रिमांड अर्जी में कहा गया है कि मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ जरूरी है। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का सबूतों और मामलों के अन्य आरोपियों से आमना सामना कराने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। वह यहां तक सह आरोपी विजय नायर को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, जो उनके मातहत काम करते थे। वे कह रहे हैं कि नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम करते हैं। वह पूरा दोष मनीष सिसोदिया मामले में सह आरोपी पर डाल रहे हैं। उनका आमना सामना कराना है, उन्हें दस्तावेज दिखाने हैं। केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि दक्षिण की लॉबी ने ऐसे समय दिल्ली का दौरा किया जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी। संघीय एजेंसी ने इससे पहले दावा किया था कि तथाकथित दक्षिण की लॉबी ने अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति में रूपरेखा तय की थी और इसमें मुख्यमंत्री संलिप्त थे। सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति का संदर्भ देते हुए अदालत में कहा, मौतें हो रही थी। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और अभिषेक बोइनपल्ली को दी। यह विजय नायर के जरिए मनीष सिसोदिया को भेजी गई। कोई बैठक नहीं हुई। उसी दिन इस पर हस्ताक्षर किए गए। उस दिन इसे अधिसूचित कर दिया गया। इसे लेकर जल्दबाजी थी। जब कोविड था तो मामलों की बागडोर किसके हाथ में थी? मुख्यमंत्री के पास। उनके निर्देश पर दक्षिण की लॉबी दिल्ली में बैठी थी और उसने सुनिश्चित किया कि नीति अधिसूचित हो जाए। सीबीआई ने केजरीवाल पर अनावश्यक दुर्भावना से प्रेरित आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। सीबीआई का पक्ष रख रहे वकील ने कहा, बेवजह द्वेषपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चुनाव से पहले यह कार्यवाही कर सकते थे। अदालत ने जब पूछा कि केजरीवाल को अब गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी चुनाव के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने से बच रही थी। वकील ने कहा, अदालत चुनाव के लिए उनकी अंतरिम जमानत पर विचार कर रही थी। अगर उस समय मैं उन्हें गिरफ्तार कर लेता, यह मेरा संयम दर्शाता है कि मैंने उन्हें उस समय गिरफ्तार नहीं किया जब वे चुनाव प्रचार कर रहे थे। केजरीवाल का पक्ष रख रहे वकील ने सीबीआई को हिरासत में लेने की अर्जी का विरोध किया और इसे पूरी तरह से संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा, यह शक्ति के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण है। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।